आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड की, जो कि एक एनएफओ है। 20 तक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। 6 फरवरी को ऑलरेडी ये खुल चुका है और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर निमेश चंदन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीआईओ है बजाज फिनसर्व एएमसी से। निमेश जी, वेलकम बैक। और अब एक चीज़ समझना चाहेंगे, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप से को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि जब आप कंपनीज को पिक करेंगे तो किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा, और दूसरी बात ये कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली वेरियस साइज की कंपनीज हो सकती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप जो कैटेगरीज हैं वो 150 स्टॉक्स जो मिड कैप के हैं और अबाउट 250 to 500 स्टॉक्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं इन स्मॉल कैप। वैसे तो कैटेगरी काफी लंबे तक चलती है, बट ये जो 250 to 500 स्टॉक्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं, उसमें हम कुछ क्राइटेरियाज लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेसेस हमें पसंद हैं। तो एक उस पे एक थीमेटिक एक मैक्रो ओवरलैप होता है कि अगर कुछ सेक्टर्स टॉप डाउन बेसिस पे हमें अच्छे लगते हैं तो उनमें से कंपनीज हम सिलेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ जो है हमारा एनालिसिस बॉटम अप पे होता है कि कौन से बिजनेसेस आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, उनके रिटर्न यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लोज अच्छे हैं कि नहीं, बिजनेस लीडरशिप है कि नहीं उस कंपनी में। मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस पे वो मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने कंपटीशन से इस कंपनी ने कितने अच्छे सेल्स ग्रोथ या कितना अच्छा मार्जिन दिया है वो चेक करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फंड के लिए रहेगा कि इसकी जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू बनाते हैं या वैल्यूएशन बनाते हैं, उससे कितना सस्ते में हमें ये कंपनी मिल रही है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 महीनों में इन दोनों कैटेगरीज मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही सीवियर करेक्शन आया है। काफी जो स्टॉक्स हैं वो 20 to 30% जो अपने पीक हुए थे उनके उनसे नीचे आ गए हैं। तो ये कैटेगरी में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बिजनेसेस हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है और अब ये वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव है। इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहूंगा, व्हाट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अगर हम किसी कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो अगर हम गलत गए, अगर वो फ्यूचर एग्जैक्टली हमने सोचा है वैसा नहीं है, तो हमारी डाउनसाइड कितनी है या रिस्क कितना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि अगर हम गलत भी गए तो भी हम इसमें ज्यादा नुकसान ना करें या उसमें ज्यादा डाउनसाइड ना हो, पर अगर हम सही गए तो अपसाइड बहुत ज्यादा हो। तो इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है कंपनी से, उससे उसका प्राइस, आज का दाम कितना नीचे है, एंड जिसमें हमें वो कुशन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा मिलता है, उन कंपनीज को हम प्रिफर करते हैं लेना। काफी कंपनीज ऐसी हैं जैसे कमोडिटीज हैं जो डीप सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, इसमें काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म देख के इन कंपनीज को बहुत ही सस्ते दामों में बेच देते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर बेच देते हैं। और यहाँ इन कंपनीज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है। अगर हमें दिख रहा है कि आगे एक ट्रिगर है जहां से इन कमोडिटीज में अपसाइकल आने वाली है, तो हम उनमें पोजीशन करेंगे टू टेक बेनिफिट, कि जब अपसाइकल आएगी तो इनमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलिए, ये तो हर पर्सपेक्टिव से आपने समझाया इस फंड के बारे में। अब थोड़ा सा थीम पर बातचीत कर लेते हैं। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, इस फंड का फोकस कहाँ रहेगा, कौन सी थीम्स पर रहेगा? क्या कुछ डेडिकेटेड एलोकेशन है कि इतना इस सेक्टर में जाएगा? क्या प्लान है एग्जैक्टली थीम्स को लेकर? तो ये जो फंड रहेगा दीपाली जी, ये एक बॉटम अप फंड ज्यादा रहेगा, जहां पे हर कंपनी बॉटम अप एनालिसिस करके इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी और उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है और उनका ट्रिगर क्या है, उस हिसाब से इस फंड में एलोकेशन होगा। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में ओवरवेट या अंडरवेट रहेंगे। हर कंपनी जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी बेटर दिख रही है वहां पे हम जाएंगे। हाँ, मार्केट कैप जैसे मैंने कहा कि शुरू में इस फंड में मार्केट कैप, लार्ज कैप ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा 25% है वो शायद लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड रह सकता है। बट अगर हम
सेक्टर परफॉर्मेंसेस देखें और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक सेक्टर है जहां पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ कमोडिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स, वहां पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं, उनका फ्यूचर आउटलुक बेटर है लेकिन टेम्पररी एक डाउन साइकिल से गुजर रही हैं। तो इन सेक्टर्स में हमारा शायद वहां से ज्यादा आइडियाज हम ले पाए, तो वो सेक्टर्स डोमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक हिंट दिया सेक्टर्स के बारे में, कहाँ आपका कंफर्ट है। मैं एक सेक्टर पे स्पेशली बीच में एक राय आपसे लेना चाहती हूँ, अभी जहन में आ रहा, वो है पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स को लेकर अभी आपकी राय क्या है? ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिखाने के बावजूद अपने हाई से काफी करेक्ट हो चुके हैं, 50-60% तक नीचे आ चुके हैं ये शेयर्स। कैसे देखते हैं आप इस पूरी ही पीएसयू बास्केट को? सिलेक्टिव हो बट क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए? पीएसयूज को मैं जनरली एक कैटेगरी में नहीं डालूंगा क्योंकि ये अलग अलग बिजनेसेस हैं, इनके अलग अलग ग्रोथ रेट्स हैं, इनके अलग अलग प्रॉफिट ग्रोथ रहेंगे, लेकिन लोग पीएसयूज के बारे में एक्साइट एक साथ हो जाते हैं और डिप्रेस भी एक साथ हो जाते हैं। तो ये कई मौके क्रिएट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम जैसे निवेशकों को इसका फायदा उठाने के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में, 2 साल से एक्साइटेड थे, सबके वैल्यूएशन ऊपर चले गए थे। अब जो है लोग डिप्रेस हो गए हैं, पीएसयू को ग्रोथ डाउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्पेंडिंग एक हाफ तक नहीं रही, तो ये स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, तो इनके वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड फिर अट्रैक्टिव हो गए। लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से जो सारे पीएसयू जो बास्केट है जो करेक्ट हुआ है, उसमें से कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी दिख रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उनकी अच्छी लग रही है, उनमें से हम चूज करेंगे कि कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो पीएसयू डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव एरिया है जहां पे मिस प्राइसिंग की वजह से कुछ स्टॉक्स सस्ते दामों में हमें मिल रहे हैं। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और निमिष जी आपसे वापस इस एनएफओ के बारे में। मल्टी कैप फंड्स ऑलरेडी मार्केट में है, अगर इन्वेस्टर्स चुने बजाज फिनसर्व मल्टी कैप को तो क्यों, क्या डिफरेंट है इसमें बाकी मल्टी कैप फंड से? आप देखें तो हमने जो ये कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे हम निवेशक को ऐसे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो देंगे जो कि एडवांटेज लेता है कि कहां पे वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव है, मार्केट बिहेवियर का एडवांटेज लेता है कि कहां लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं, फियरफुल हो गए हैं, पैनिक में बेच रहे हैं, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि अच्छी कंपनीज आपको बहुत अच्छे दामों में भी, वैल्यूएशन पे भी मिल जाए, तो वो उठाएंगे। इस कंपनी में हम इस पोर्टफोलियो में हम बिजनेस साइकिल का भी एडवांटेज लेंगे। कुछ कंपनीज जो एक डाउन साइकिल से गुजर रही हैं उनको हम एडवांटेज लें क्योंकि लोग अभी उनके बारे में थोड़े से पेसिमिस्टिक हो गए हैं। तो इस फुल पोर्टफोलियो में आपको मल्टीपल कैपिटलाइजेशन, मल्टीपल थीम्स, मल्टीपल सेक्टर्स, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, वो बिजनेस साइकिल का जो हम एडवांटेज लग सकते हैं वो कंपनीज, और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज हम इसमें पिकअप करेंगे। ओके चलिए, शुक्रिया निमिष जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, और इस फंड के साथ साथ मार्केट्स पर भी अपने आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको इस एनएफओ के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये बात हुई बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड के। एक बार फिर से आपको क्विक डिटेल्स बता देते हैं। 6 फेब से ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 20 फेब तक ओपन रहेगा। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी यहाँ एक्सपोजर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट में मिलेगा। क्या डायरेक्शन रहेगी इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, वो तमाम डिटेल्स अभी पिछले 20-25 मिनट में निमिष जी ने समझाई। चलिए, इसी के साथ इस शो को समेटने का वक्त है। फायदेमंद फंड्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।